अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो बिल पेश किया गया है अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से, और जो तफसीलात बयान की गई हैं इसके इंट्रोडक्शन के वक्त, ये बिल्कुल सही है कि मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस में टीचिंग फैकल्टी का बहुत बड़ा मसला है और रिटायरमेंट एज को जो बढ़ाने का इस बिल में जिक्र किया गया है, इस ताल्लुक से भी मैं यही कहूँगा कि आज ये बिल के ज़रिए रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक मसला ये भी ज़रूर है कि कई वर्ष पहले मुख्तलिफ रियासतों में रिटायरमेंट एज को बढ़ाया गया था। उस वक्त हमारी रियासत में भी ये मुतालबा किया गया था, लेकिन उस मुतालबे को मुस्तरद किया गया था और उसको नहीं माना गया था, और इसकी वजह ये बताई गई थी कि हम रोज़गार के नए मौके फराहम करना चाहते हैं और नौजवानों को मौका देना चाहते हैं। और ये भी कहा गया था कि तेलंगाना की तश्कील के बाद जो उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं नौजवानों में, रोज़गार के मौके फराहम होंगे कहकर, तो उन नौजवानों की उमंगों को, उनकी उम्मीदों को, उनके आस को ख़त्म करने के बराबर होगा अगर रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज इस बिल के ज़रिए अगर रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जा रहा है तो सवाल ये है कि वो नौजवान डॉक्टर्स या वो नौजवान फैकल्टी के मेंबर्स, अगर रिटायरमेंट होता है तो जायदादें खाली होती हैं और मौके मिलते हैं। So the question which arises now is that, for an example, I am an associate professor and I would get promoted as a professor in next 1 year because the senior professor is supposed to be getting retired in next 1 year. Now what happens is that, sir, the age is increase of retirement and my promotion will be held up. I will not get promoted. So through you, sir, I request the Honorable Chief Minister Sahab, when we are introducing this, well, I really agree with this, we have a shortage of faculty members and it is very good that we are increasing the age of retirement. But at the same time, we should see that all those professional doctors who are due for promotion, their promotion should not be stopped stating that the vacancies are not available. Whether there is a vacancy or non-availability of vacancy, the faculty who is due for promotion, they should be promoted. ये बहुत जरूरी है साहब। अगर ये चीज नहीं होगी तो मैं इतने बरस से खिदमत करा हूं एक इदारे की और ये तवक्को के साथ कि मुझे प्रमोशन मिलेगा और इसकी वजह से मेरा प्रमोशन 2 या 3 साल तक रुक जाएगा। मेरा मतलब, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं एक फैकल्टी का, तो ये एक बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि मेडिकल कॉलेजेस के पास सिर्फ ये फैकल्टी का मसला नहीं है, बल्कि मेडिकल कॉलेजेस के और कई मसाइल हैं। हर कोई ये समझता है कि मेडिकल कॉलेज को चलाना बड़ा आसान होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस को चलाना आसान नहीं है। ये बिल लाए हैं, मैं जरूर हमारी पार्टी की जानिब से सपोर्ट करूंगा इस बिल का, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि सर, आज से 5 बरस पहले दवाखाने उस्मानिया के लिए 200 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट आई थी दवाखाने उस्मानिया की तामीर के लिए, लेकिन आज दवाखाने उस्मानिया इतना मखदूश हो गया है कि पानी टपक रहा है, उसमें से झरने की तरह गिर रही है, इमारत गिर रही है
और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कोई भी हुकूमत हो, मैं इस हुकूमत पे नहीं कह रहा हूं, हमारे हेरिटेज को या तो नजरअंदाज किया गया और लापरवाही के जरिए हमारे हेरिटेज को गिरने का मौका दिया गया, या गिरा है तो गिरने के बाद कहते हैं कि गिर गया है। तो उस्मानिया दवाखाना पूरा शिफ्ट होते जा रहा है, एक एक ब्लॉक वहां से हटाया जा रहा है, मैटरनिटी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, पेटला बुरुज में लाया जा रहा है। आज ये हॉस्पिटल्स बिल्कुल ही आज गवर्नमेंट दवाखाने कमजोर हो रहे हैं। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि उस्मानिया दवाखाने की उस अजमत को दोबारा बहाल किया जाए और उसकी खूबसूरती को दोबारा बहाल किया जाए। यह हमारे हैदराबाद की एक निशानी है। उस्मानिया हॉस्पिटल हो, चार मीनार दवाखाना हो, ये सारे हमारे मैदान सेहत की एक बहुत बड़ी निशानियां हैं, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। सर, एट द सेम टाइम, सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू अ काइंड नोटिस दैट आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर्स दैट वी हैव अ वेरी गुड स्कीम in which we treat the poor patients by the name Aarogyashree, और बाद में फिर दूसरा। Many medical colleges and many hospitals are suffering because the dues have not been yet paid. I was reading the newspaper, 1,500 crores are the dues which needs to be paid to the hospital. अगर ये पैसा नहीं देंगे, many private and corporate hospitals have stopped the treatment of poor patients. गरीब लोगों के इलाज को रोक दिए हैं, उनके पैसे नहीं दिए गए हैं, महीनों से पैसे नहीं दिए गए, और एक साल से इलेक्शन का जो कोड आ रहा है, साहब, आई एम कंक्लूडिंग सर, इलेक्शन कोड की वजह से एक साल से काम नहीं हुआ है। एक वक्त अगस्त से जो असेंबली डिसॉल्व हुई है, फिर उसके बाद इलेक्शन 3 महीने 2 महीने होते गुजरते गए, इलेक्शन हुआ, फिर असेंबली इलेक्शन खत्म हुआ, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन आया। अभी भी हम एक साल से इलेक्शन मोड में है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के मोड में है, अब और इलेक्शंस है। इस वजह से ये सारे काम रुके हुए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आरोग्यश्री, ये जो ड्यूज हैं उसको क्लियर करेंगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो आज कमजोर हो रहे हैं, इनको मजबूत करेंगे। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि एक हुकूमत को मुबारकबादी दूंगा कि आपने डायलिसिस सेंटर्स जो छोटे छोटे जो खोले हैं, ये बहुत अच्छा और एक कामयाब, और ये मुबारकबादी देता हूं मैं इसके लिए कि गरीबों को इस डायलिसिस के स्मॉल सेंटर्स से बहुत फायदा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने पॉइंट्स मैंने उठाए हैं इस पर हुकूमत गौर करेगी, और मैं आपके जरिए आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब से एक मुतालबा करूंगा, एक दरखास्त करूंगा कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जितने लोग हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करिएगा। एक मीटिंग कर आप उनके मसाइल से भी वाकफियत हासिल करिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज चलाना, दवाखाने चलाना कोई आसान नहीं है। और फिर मैं ये भी चाहूंगा कि हुकूमत वजाहत करे और क्लैरिटी दे कि ये जो एग्जामिनेशंस जो आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स कंफ्यूजन का शिकार हैं। ये साल पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए निट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन फिर अखबारात में आया कि पोस्ट ग्रेजुएशन का जो निट का एंट्रेंस एग्जाम है वो नहीं होगा। तो सवाल यह है कि बच्चे ये बीच अधर या प्रिपरेशन करें या प्रिपरेशन ना करें, तो करें तो कैसा करें। और मैं लास्टली आपसे डिमांड और रिक्वेस्ट करूंगा सर कि फीस फिक्सेशन कमेटी बनी है, और कई बरस हुए हैं कि फीस फिक्सेशन कमेटी ने फीसेस पर नजरसानी नहीं की। इट्स बीन मोर देन 4 years सर where the fees have been fixed for MBBS, for post graduation courses and super specialty courses sir. सर, MBBS के लिए फीस स्ट्रक्चर एक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक है, और सुपर स्पेशलिटी सर, सुपर स्पेशलिटी का फीस स्ट्रक्चर लेस देन 5 लाख रुपीस है। और कई बरस से मुतालबा किया जा रहा है कि इस फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए, लेकिन फीस फिक्स की जाती है, लेकिन फीस फिक्सेशन कमेटी के रिकमेंडेशंस के बगैर की जाती है। इस वजह से वो कोर्ट में स्ट्रक डाउन हो जा रहा है। मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूं कि हम इस बिल का सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि जो लोग प्रमोशन के लिए ड्यू है उनको भी प्रमोशन दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका प्रमोशन ये एज बढ़ने की वजह से रुक जाए। और ये बात भी जरूर कहूंगा कि एक मीटिंग आप बुलाएं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की, और ये जो ड्यूज जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के हैं उसको जल्द अज जल्द आप क्लियर करें साहब। शुक्रिया। भगवान देवी हॉस्पिटल,
डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।